बहुत समय पहले की बात है। मायापुर नाम के गांव में 3 बहनें अपनी चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची उनसे घर का सारा काम करवाती थी और तो और वो उनपे हमेशा चिल्लाती और उन्हें मारती भी थी। वो खुद तो स्वादिष्ट खाना खाती, लेकिन तीनों बहनों को खाने के लिए वो बासी खाना ही देती थी। चाची का अपना भी एक बेटा था जिससे चाची बहुत प्यार करती थी और उसे हर चीज लाकर देती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें सुबह में देर तक सो रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी चाची गुस्से में आ जाती है और उन पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानियों, ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम आराम फरमा रही हो। उठो और उठकर काम करो। काम करोगी तो ही खाना मिलेगा, वरना तीनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर बैठकर तीनों रोती रहना। चाची के इतना कहते ही तीनों बहनें उठकर बैठ जाती हैं। तभी माया कहती है, माफ करना चाची जी, कल हम बहुत थक गए थे, इसलिए उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं बस जा रही हूँ काम करने के लिए। इतना कहकर माया काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और माया की सबसे छोटी बहन तारा प्राची से कहती है, दीदी हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? इतने साल हो गए हैं, वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आई दीदी? तारा, हमारे मम्मी पापा कोलकाता में रहते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी हमसे मिलने नहीं आ सकते। पर तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो बहुत जल्द हमसे मिलने आएंगे। दीदी मम्मी पापा जब आएंगे ना तो मैं चाची जी की शिकायत करूंगी कि हम तीनों को कितना मारती है, कभी भी हमको प्यार नहीं करती। दीदी मम्मी पापा से बोलो ना जल्दी से वापस आ जाए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं मम्मी पापा से कहूँगी कि वो जल्दी से आ जाएं। हम तीनों को उनकी बहुत याद आती है। इतना बोलकर प्राची भी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और माया से आकर कहती है, दीदी हम कब तक तारा से ये बात छुपाते रहेंगे कि माँ पापा कभी भी नहीं आएंगे? वो कई साल पहले ही मर चुके हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं बहन, अभी तारा बहुत छोटी है, इसलिए उसे ये बात बताना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं। जहाँ माया खाना बनाती है तो वहीं प्राची कपड़े धोती है और छोटी सी तारा पूरे घर में झाड़ू लगाती है। ऐसे ही काम करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है, जिस वजह से तीनों बहनें थक कर थोड़ा आराम कर रही होती है कि तभी चाची गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और उन पर गुस्सा करने लगती है। अरे तुम सबको किसने कहा आराम करने को? काम चोर करम जली, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ क्या तुम्हारा बाप लेकर आएगा? जल्दी से अपना अपना मुंह उठाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि मेरा बेटा बस आने ही वाला है। फिर वो तीनों बहनें लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और लकड़ियाँ चुनकर उन्हें घर ले आती है और जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए खाना बना लेती है। तभी कुछ देर में प्रकाश भी घर वापस आ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। अभी लाती हूँ मेरा बच्चा, तू हाथ मुँह धो ले, मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। फिर प्रकाश हाथ मुँह धोकर आता है और खाना खाने लगता है। माँ, ये क्या, कितना बकवास खाना बनाया है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। मैं पूरा दिन मेहनत करके वापस आता हूँ काम करके, ये खाने के लिए। रुक जा बेटा, मैं अभी इन चुड़ैलों को बताती हूँ। फिर चाची एक मोटा सा डंडा लेकर प्रकाश के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और फिर वो दुष्ट चाची डंडे से उन तीनों बहनों को मारने लगती है। इतना मार खाने की वजह से तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आज इन तीनों को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ दिन इन्हें भूखा ही रहने दो, तभी इन्हें समझ आएगा। प्रकाश भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। अगर आपको कुछ और खाना है तो वो बता दीजिए, मैं वो अभी बना देती हूँ, मगर मेरी बहनों को भूख से मत तड़पाइए, वो भी बहुत छोटी है। माया उनके सामने बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और फिर प्रकाश तीनों बहनों को एक कमरे में बंद कर देता है। इस तरह उन्हें कमरे में बंद हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख और प्यास से छोटी बहन तारा की हालत खराब होने लगती है। दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पानी पीना है, मुझे पानी लाकर दो ना, पानी पानी। तारा, प्राची, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। माया खिड़की से किसी न किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसके पाँव में चोट भी लग जाती है,
लेकिन फिर भी वो पानी भरने कुएं पर चली जाती है। आखिरकार किसी तरह वो कुएं के पास पहुंच ही जाती है, लेकिन कुएं पर पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते हम आपके बगैर कैसे जी रहे हैं। अभी तारा की हालत बहुत खराब है। उस छोटी सी बच्ची ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। माया ऐसी ही रो रही थी कि तभी उसकी कुछ आंसू की बूंदें कुएं में गिर जाती है और उस कुएं से तेज रोशनी आने लगती है और तभी वो कुआं बोल पड़ता है। बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये लो जादुई 3 फ्रॉक तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा ये जादुई फ्रॉक तुम्हें वो सब कुछ देंगे। क्या सच में? धन्यवाद कुआं जी। उसके बाद माया खुशी खुशी वो फ्रॉक लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बहनों को वो जादुई फ्रॉक के बारे में बताती है, जिसके बाद तीनों बहनें वो जादुई फ्रॉक पहन लेती हैं। लेकिन तभी माया जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। माया के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाता है और माया की दोनों बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती है, पर ये सब उनकी दुष्ट चाची और प्रकाश भी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये तीनों जादुई फ्रॉक हैं। रुको, अभी इनसे ये फ्रॉक छीन लेती हूँ। तभी चाची उनके पास जाती है और उनसे कहती है, चलो तुम तीनों मुझे दो ये फ्रॉक। मैंने कहा मुझे दो अभी के अभी। नहीं चाची जी, ये फ्रॉक हमारे हैं। मुझे ये जादुई कुएं ने दिए हैं। हाँ, हम ये फ्रॉक आपको नहीं दे सकते चाची जी। आपने हमसे सब कुछ तो छीन लिया, इसे तो मत लो चाची। क्या कहा? नहीं देगी तो मैं खुद ले लूंगी। प्रकाश बेटा, चल छीन इनसे ये फ्रॉक। चाची और प्रकाश तीनों बहनों से वो फ्रॉक छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तारा अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मारो इन दोनों को। जादुई फ्रॉक के जादू से उन दोनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। अरे तारा बेटी, माफ कर दो अपनी चाची को। अरे रोक दे बेटा, रोक दे, वरना मर जाएगी तेरी चाची। जाने दे तारा, माफ कर दे इन्हें। लेकिन ये बहुत गंदी है, ये हमें बहुत मारती है। अरे नहीं नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे, आज के बाद कभी भी नहीं मारूंगी। फिर तारा अपने जादुई फ्रॉक से रुक जाने के लिए कहती है और उसके बाद वो तीनों बहनें वहाँ से चली जाती है और गांव के बाहर जाकर अपना एक नया सा घर बनवाती है। जादुई 3 फ्रॉक की मदद से वो आज एक नई जिंदगी जी पाती है और उन्हें अपनी शैतान चाची से छुटकारा भी मिल जाता है। काशीपुर गांव में पिंकी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पिंकी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बूढ़ी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीने पहले पिंकी की दादी माँ उसे छोड़कर चल बसी। अब पिंकी बिल्कुल अकेली हो गई। घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था जो मरने से पहले पिंकी की दादी माँ ने लगाया था। अपना पेट पालने के लिए पिंकी ने पेड़ में लगे सेबों को बाजार में जाकर बेचने लगी। सेब बेचकर जो उसे पैसे मिलते उन पैसों से घर का खर्चा चल पाता था। पिंकी स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो हर रोज बगीचे में लगे सेबों को गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। उसी गांव में शकीरा नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। गांव के ज्यादातर लोग उस जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह पिंकी बाजार में रसीले सेब बेच रही थी। तभी वहाँ जादूगरनी शकीरा अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर बाजार में घूम रही थी। अचानक जादूगरनी शकीरा की नजर उन रसीले सेबों पर गई। वो तुरंत पिंकी के पास गई और बोली, ए लड़की, ये सेब ताजे हैं क्या? हाँ जादूगरनी जी, ये सेब एकदम ताजे हैं। आप एक बार इन्हें खाकर तो देखिए। ठीक है, ये सारे सेब तुम मुझे दे दो। अगर मुझे सेब पसंद नहीं आए तो फिर देखना। ठीक है जादूगरनी, आप ये सारे सेब रख लीजिए। मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? तू मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल सारे सेब मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं चूहिया बना दूंगी। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा ने पिंकी के सारे सेब छीन लिए
और अपने जादुई झाड़ू में बैठकर वहाँ से चली गई। पिंकी जादूगरनी के डर से कुछ नहीं कह पाई और दुखी होकर अपने घर लौट आई। उधर जादूगरनी शकीरा उन रसीले सेबों को लेकर अपने गुफा में पहुँची और मजे से बैठकर सेब खाने लगी। फिर अगले दिन जादूगरनी शकीरा की तबीयत खराब हो गई। लगता है कल उस लड़की के लाए हुए सेब खाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर जादूगरनी पिंकी को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुँची। जादूगरनी शकीरा को वहाँ देखकर पिंकी घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? लड़की, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। कल तूने धोखे से मुझे जहरीले सेब खाने को दिए, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए मैं तुझे सबक सिखाने यहाँ आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज इन सेबों को बाजार में बेचती हूँ। इन सेबों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद बाजार में आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उस दुष्ट जादूगरनी ने पिंकी की एक ना सुनी और फिर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, पिंकी अंधी हो गई। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तू सदा के लिए ऐसे ही रहेगी। ये कहते हुए जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन से पिंकी कुछ ना देख पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। 2-3 दिन कुछ ना खाने की वजह से पिंकी भूख से बेहाल हो गई। मुझे कुछ नहीं खाए हुए 2 दिन हो गए हैं। अगर मैंने आज कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। क्या करूं? मैं एक काम करती हूं, घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूं। ये कहते हुए पिंकी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली। पिंकी चलते चलते ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची। पिंकी उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी कि तभी आसमान से गुजर रही रानी परी ने पिंकी को देख लिया। लगता है इस बेचारी लड़की को दिखाई नहीं देता। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। इतना कहते ही रानी परी तुरंत ही पिंकी के पास पहुंची और पहाड़ी से नीचे गिरने से पिंकी को बचा लिया। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। फिर वो घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी तुम पहाड़ी से नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम्हारी जान चली जाती। तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था। परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परी जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? नहीं तो मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? बेटी क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। पिंकी ने रोते हुए रानी परी को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद रानी परी ने पिंकी से कहा, ओह, मैं समझ गई तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। शकीरा बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। पहले शकीरा जादूगरनी हमारे परिलोक में ही रहती थी। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी, इसलिए हमने उसकी शक्तियाँ छीनकर परिलोक से बाहर निकाल दिया था। लेकिन लगता है उसने तंत्र मंत्र की विद्या से दोबारा से शक्तियाँ हासिल कर ली है और लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहते ही रानी परी ने जैसे ही अपना हाथ पिंकी के हाथों के ऊपर रखा, पिंकी की आंखें फिर से ठीक हो गई। पिंकी अपनी आंखें वापस पाकर खुशी से झूम उठी। उसके बाद परी पिंकी के साथ उसके घर गई और घर के आंगन में जो सेब का पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ पर रानी परी ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस पेड़ के ऊपर एक विशाल सेब का घर प्रकट हुआ। ये देखकर पिंकी हैरान हो गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा सेब मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस सेब को देखकर लगता है ये एक सेब का घर है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक जादुई सेब का घर है और अब से ये सेब का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी? क्या ये घर मेरे लिए है?
हाँ पिंकी, ये घर तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें जो चाहिए इस घर से मांग लेना, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अब से तुम इसी घर में रहना, और जब उस जादूगरनी को इस जादुई घर के बारे में पता चलेगा वो जरूर यहाँ पर आएगी। तब ये जादुई सेब का घर उसे सबक सिखाएगा। तुम बेफिक्र होकर घर के अंदर जाओ, दुष्ट जादूगरनी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानी परी का धन्यवाद कर पिंकी जब पेड़ पर बने जादुई सेब के घर के अंदर गई। जादुई सेब का घर बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल महल जैसा। पिंकी को देखकर जादुई सेब का घर बोला, बेटी तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से इस घर में रहना। उस दिन से पिंकी हंसी खुशी उस जादुई सेब के घर में रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उस दुष्ट जादूगरनी शकीरा को उस जादुई सेब घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो रानी परी ने उस लड़की को जादुई घर दिया है। मैं अभी जाकर उस लड़की को मारकर उस जादुई सेब घर की मालकिन बन जाती हूँ। फिर दिखाती हूँ उस रानी परी को कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ये सोचकर जादूगर ने जब उस पेड़ पर बने जादुई सेब घर के पास गई और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी उस जादुई सेब घर से आवाज आई, मुझे पता है तुम कौन हो। यहाँ आने की तुमने हिम्मत कैसे की? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वापस लौट जा। तू जैसी दुष्ट और पापी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट। तू मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। रुक जा, अभी तेरा घमंड चकनाचूर करती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा ने जादुई सेब घर पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी जादुई छड़ी को घुमाया, तभी जादुई सेब घर अपनी जादुई शक्तियों से जादूगरनी के ऊपर आग के गोले बरसाने लगा, जिससे जादूगरनी की जादुई छड़ी जलकर राख हो गई। उसके बाद जादुई सेब घर ने उस दुष्ट जादूगरनी को उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दिया। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी का अंत हो गया और पिंकी उस जादुई सेब घर में हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। जादुई सुनहरे झुमके की बारिश। एक गांव में सविता अपने बेटे अंकित और बेटी वाणी के साथ रहती थी। सविता के पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता था। सविता दूसरों के घरों में काम मांगने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे नौकरानी का काम मिल जाता है। उसके बाद सविता धीरे धीरे पैसे जमा करने लगती है और उन पैसों से किराने की दुकान खोलती है। कुछ समय में ही उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। उसके बाद सविता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। खुशी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। थोड़े समय बाद अंकित हिमांशी नाम की लड़की को पसंद करने लगता है। हिमांशी बहुत ही लालची और कैरेक्टरलेस लड़की थी। अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं हिमांशी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, हिमांशी अच्छे लड़के नहीं है। आए दिन गाँव वालों से मैं उसके बारे में सुनती रहती हूँ। मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी और उसी से शादी करवाऊंगी। वैसे भी अभी तेरी शादी की उम्र नहीं है, तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि आप मेरी खुशी नहीं चाहती? आपको तो बस अपनी बेटी ही अच्छी लगती है। अरे बेटा, ये तो कैसे बातें कर रहा है? मैंने कभी भी तुझ में और वाणी में कोई फर्क नहीं समझा है। एक माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती। चुप रहो माँ और अपनी नौटंकी बंद करो। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अंकित गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अंकित हिमांशी से शादी करके उसे घर ले आता है। माँ, आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी ना, लेकिन मैंने अपनी शादी खुद कर ली है। आज से हिमांशी यहीं रहेगी। सविता बहुत सीधी साधी थी, इसलिए हिमांशी को खुशी खुशी अपने घर की बहू बना लेती है। हिमांशी सविता और वाणी से दिन भर काम करवाते रहती थी। हिमानी खुद दिन भर आराम करती रहती थी, फोन पर गप्पे लड़ाती थी और अंकित से पैसे ऐड कर शॉपिंग करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सविता अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब तेरी बहन शादी के लायक हो गई है। अब इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे माँ, आप चिंता मत करो। मैं अपनी बहन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा।
अपनी सास और पति की बात हिमांशी सुन लेती है और अंकित के पास जाकर बोलती है, अंदर चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकित हिमांशी के साथ अंदर कमरे में चला जाता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ और बहन कितनी स्वार्थी है, आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और आप उन्हें अपनी माँ और बहन कहते नहीं थकते। नहीं नहीं हिमांशी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। इस घर में मेरी सिवा आपसे कोई प्यार नहीं करता है। मेरे सिवा यहाँ तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता है। तुम बहुत भोले हो अंकित, इसलिए सब लोग आपका फायदा उठाते हैं। कल को हमारा भी परिवार होगा, तब आप क्या करेंगे? आपकी माँ आपसे सब कुछ लेकर अपनी बेटी को देती रहेगी और आप अपने बच्चों के साथ कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगना, तब आपको अकल आएगी। फिर मत बोलना कि मैंने आपको पहले समझाया नहीं। लगता है तुम सही कह रही हो, पर अब मैं क्या करूँ? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम घर और दुकान का कागज बनवाओ और इस बुढ़िया से साइन करवा लेना। तुम सब कुछ अपने नाम पर नहीं, मेरे नाम से करवाना, ताकि उन लोगों को तुम पर शक ना हो। उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम इन दोनों चालाक औरतों को घर से धक्के मारकर बाहर कर देंगे। अंकित कोर्ट में कागज बनवाने चला जाता है और शाम को कागज बनवाकर घर लाता है। माँ, ये मेरे कॉलेज के पेपर है, इन पर साइन चाहिए, आप इन पर साइन कर दीजिए। सविता बिना कुछ पढ़े उन पेपर पर साइन कर देती है। हिमांशी उनकी सारी जायदाद को अपने नाम करवा लेती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर माँ बेटी का सामान पैक करने लगते हैं। माँ, वाणी, ये आप दोनों का सामान है, अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, मेरा दिमाग पहले खराब था, लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपको बहुत अच्छे से जान गया हूँ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो और अपना सामान उठाकर घर से बाहर चले जाओ। नहीं बेटा, तू मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये सारी जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। मेरे पति ने सारी जमीन मेरे नाम की है। अरे मेरा बस चले तो मैं तुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूं। ए बुढ़िया, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दे। ये सारी जमीन और जायदाद अब मेरे नाम पर है। ये देख पेपर। इतना कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। माँ, पुलिस स्टेशन चलिए, हम दोनों इन दोनों की कंप्लेंट करवाएंगे। नहीं बेटी, अंकित भी मेरी ही औलाद है और एक माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेगी। तभी दोनों माँ बेटी के पास एक औरत आती है और कहती है, बहन जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरी बेटी की बहुत जोर से तबीयत खराब है। मुझे उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी है। अगर मैंने समय से दवाइयाँ नहीं दी तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। मेरी मदद करो। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये झुमके हैं, आप ये रख लो। ये सोने के झुमके हैं, इन्हें बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। मेरे पास इतना ही है अभी। ये सब देखकर औरत बहुत खुश हो जाती है और तुरंत एक परी में बदल जाती है। मैं आप दोनों की परीक्षा ले रही थी। आप दोनों सच में बहुत महान हैं। खुद आपके सर पर छत नहीं है और आज आप मेरी मदद कर रहे हैं। परी अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई झुमका प्रकट करती है। ये जादुई झुमका है, इसे रख लो। ये हर रोज सोने के झुमके की बारिश करेगा। उन झुमकों को इकट्ठा करके तुम खूब सारे पैसे कमाना, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सोने के झुमके की बारिश होने लगती है। दोनों माँ बेटी झुमके उठाने लगती है और उन्हें बाजार जाकर बेच देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलता है। थोड़े समय बाद दोनों माँ बेटी अपना बहुत बड़ा घर बना लेती है। दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ हिमांशी अंकित को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। अब अंकित भी सड़क पर आ चुका था। एक दिन अंकित अपनी माँ और बहन को देख लेता है। अंकित अपनी माँ और बहन का पीछा करने लगता है और आखिरकार उनके घर तक पहुँच जाता है। माँ, वाणी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये किसका घर है? ये हमारा घर है और तेरी हिम्मत कैसी हो यहाँ आने की? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चला जा यहाँ से बेटा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। तूने धोखे से मुझसे सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और हम दोनों माँ बेटी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी माँ और बहन आखिर जाएंगी कहाँ? अरे तो कल की आई लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया
कि अपने परिवार को भूल गया। शर्म कर अंकित। मुझे माफ कर दो माँ, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। आज मेरी आंखें खुल गई है माँ। अंकित अपनी माँ और वाणी को हिमांशी की सारी बातें बताता है। तेरे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, तो इसी लायक है। बहुत विश्वास था ना तुझे उस पर, तो आज हमारे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है? नहीं वाणी बेटा, गलती इंसान से हो जाती है। अंकित तो मेरा अपना बेटा है। दोनों माँ बेटी अंकित को माफ कर देती हैं और उसे अपने साथ अपने घर में रख लेते हैं।